पहला सवाल है कि व्यक्तावाची वर्णायशा त इमे व्यक्तवाच, अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं, किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया है पतंजलि, कामता प्रसाद गुरु, श्याम सुंदर दास, बाबूराम सक्सेना। तो इसका सही जवाब आप लोग जल्दी से जी दीजिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है, पहले क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरे के विचार आप स्पष्टतया समझ सकते हैं, किसका कथन है? ऑप्शन है पतंजलि, कामता प्रसाद गुरु, श्याम सुंदर दास, बाबूराम सक्सेना। तो ऊपर आपने देखा कि वर्णों की बात की गई थी, यहाँ पर मनुष्य अपने विचार एक दूसरे को प्रकट कर सकता है। तो ये मिलती जुलती परिभाषाएं आमतौर पर आप देखेंगे भाषा विज्ञान में रहती हैं और यही कन्फ्यूजन सा क्रिएट होने लगता है। तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि दो चार ऐसे शब्दों को पकड़ कर रखना है ताकि आप उन शब्दों के आधार पर सही इसका आंसर दे सकें। तो इसका सही जवाब है, कई बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है, ऑप्शन बी, कामता प्रसाद गुरु का ये कथन है भाषा विज्ञान की परिभाषा के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। ये किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया श्याम सुंदर दास, डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री, बाबूराम सक्सेना, भोलानाथ तिवारी। तो पहले तो ऑप्शन में जितने नाम दिए गए हैं उनको भी ध्यान में रखिए, ये सब भाषाविदों के नाम इसमें दिए गए हैं। तो इसका जो सही जवाब है श्याम सुंदर दास, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है कि श्याम सुंदर दास का मानना था कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति, यहाँ पर देखिए इच्छा और मति दो शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो ये श्याम सुंदर दास की भाषा संबंधी परिभाषा में आता है। अगला प्रश्न है कि भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं, किसका कथन है भाषा विज्ञान के संदर्भ में? ऑप्शन दिया गया है मंगल देव शास्त्री, बाबूराम सक्सेना, सुकुमार सेन, भोलानाथ तिवारी। तो ये जितनी भी परिभाषाएं हैं मिलती जुलती हैं, कुछ शब्दों को आपको ध्यान में रख के और एक ट्रिक या फिर कोई फार्मूला बनाकर आपको याद रखना पड़ेगा कि किसकी परिभाषा में कौन शब्द ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस ऑप्शन के आधार पर सही जवाब है ऑप्शन ए, मंगल देव शास्त्री। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, खासतौर से यूपी जीडीसी और यूपी जीआईसी की परीक्षा में ये सवाल आ चुका है। अगला प्रश्न है और काफ़ी इम्पोर्टेंट में या फिर परीक्षाओं में आप खुद प्रतिभागी के रूप में रहे होंगे, तो ये कोटेशन कई बार पूछा जा चुका है। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। ये परिभाषा काफ़ी छोटी है और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट करके आप रख सकते हैं। ऑप्शन दिया गया है सुकुमार सेन, बाबूराम सक्सेना, भोलानाथ तिवारी, देवेंद्र नाथ शर्मा। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर बाबूराम सक्सेना, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। बाबूराम सक्सेना ने परिभाषा दिया कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है और समष्टि रूप में उसे भाषा कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन परिभाषाओं को दिमाग में रखिए। खासतौर से भाषा विज्ञान का पेपर थोड़ा सा कठिन माना जाता है और उसमें ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन चीज़ों को समझने की काफ़ी ज़रूरत है। अगला प्रश्न है अर्थवान कंठोदगीर्ण ध्वनि समष्टि ही भाषा है। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर की परिभाषा में भी समष्टि शब्द आया हुआ था और इसमें भी समष्टि शब्द आया है। तो अब ध्यान में रखना है कि जिसमें अर्थवान कंठोदगीर्ण ध्वनि समष्टि ही भाषा है, ये कथन आए तो किसका है? ऑप्शन दिया गया सुकुमार सेन,
बाबूराम सक्सेना, भोलानाथ तिवारी, देवेंद्र नाथ शर्मा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है, क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब है कि सुकुमार सेन द्वारा दी गई ये परिभाषा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निःसृत वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। तो लगातार आप परिभाषाओं में समष्टि शब्द का प्रयोग देख रहे हैं। समष्टि मतलब होता है समाज। आप पढ़े होंगे व्यष्टि और समष्टि। तो व्यष्टि का मतलब होता है व्यक्ति और समष्टि का मतलब होता है समाज। तो ये सब पहले के विद्वान रहे हैं, तो ज़्यादातर संस्कृत निष्ठ शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है जो कि आज हमें कठिन प्रतीत होती हैं। बाकी और कोई नई चीज़ इन्होंने नहीं कहा है, बल्कि घुमा फिरा कर एक ही बात को उन्होंने अलग अलग दृष्टिकोण से कहने की कोशिश की है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 7 का कि भोलानाथ तिवारी। जब भी हिंदी भाषा की चर्चा की जाती है तो भोलानाथ तिवारी को हम नहीं छोड़ सकते हैं। उनसे एक दो प्रश्न आने ही आने हैं, इसलिए बिल्कुल इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा यादृच्छिक ऋण उच्चारित संकेत की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय, सहयोग अथवा भावाभिव्यक्ति करते हैं। किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया, भोलानाथ तिवारी, देवेंद्र नाथ शर्मा, पांडुरंग दामोदर गुणे, बाबूराम सक्सेना। तो इसका जो सही जवाब है, कई बच्चों ने इसका सही जवाब दे दिया है कि देवेंद्र नाथ शर्मा ने इस कथन को कहा है। देवेंद्र नाथ शर्मा की पाश्चात्य काव्यशास्त्र की भी किताबें आपने पढ़ी होंगी। उन्होंने भाषा विज्ञान के क्षेत्र में भी भाषा की भूमिका करके एक उनकी बुक है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछी भी जाती है। तो यहाँ पर परिभाषा उन्हीं के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों तथा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। ऑप्शन दिया गया है, पांडुरंग दामोदर गुणे, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, बाबूराम सक्सेना, रामविलास शर्मा। तो एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि जितने भी आपने प्रश्नों को देखा और उसमें विकल्प जितने दिए गए थे, उन विकल्पों में जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम रहे हैं उन्हीं नामों से संबंधित आपको परिभाषाओं को याद करना है, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि आपको भोलानाथ तिवारी, बाबूराम सक्सेना, श्याम सुंदर दास, पतंजलि, ठीक है, देवेंद्र नाथ शर्मा, इन सब की जो भी परिभाषाएं दी गई हैं, मंगलदेव शास्त्री, इनको बिल्कुल याद करके जाइए। आप देखेंगे मुश्किल से 10 परिभाषाएं हैं जिनको कि आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है। गलत हो रहे हैं तो गलती से ही हम सीखते हैं, तो पहले धैर्य रखने की ज़रूरत है। ठीक है, बाद में ये कोई फाइनल एग्ज़ाम नहीं है, ये तो अभ्यास मात्र है, लेकिन अभ्यास ही फाइनल की तरफ संकेत करता है। आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य रखकर क्वेश्चंस को देखना है। बाकी दोबारा से, क्योंकि अगर ये प्रैक्टिस सेट नहीं होता तो आपका भाषा विज्ञान वाला पोर्शन थोड़ा सा कमज़ोर रहता। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चंस को देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आसान भी लगेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिद्धांत और उसके प्रवर्तक सुमेलित नहीं है। जब भी आप भाषा विज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें कई विद्वानों ने सिद्धांतों को दिया है और वो कौन कौन सिद्धांत किससे जुड़े हुए हैं, 7-8 सिद्धांत आपको भाषा विज्ञान में मुख्य रूप से आते हैं। तो यहाँ पर दिया गया दिव्योत्पत्ति सिद्धांत, जिसको कि अंग्रेजी में डिवाइन थियरी, तो यहाँ दिया है प्राचीन धर्म ग्रंथ। रणन, जिसको कि अंग्रेजी में डिंग डोंग थियरी। अच्छा, ब्रैकेट में इसलिए अंग्रेजी शब्द लिखा गया है क्योंकि कई बार रणन न कर डिंग डोंग थियरी, डिवाइन थियरी, यो हे हो थ्योरी, तो देखने में सुनने में बड़ा अजीब ढंग का लग रहा है, लेकिन ये जब परीक्षा में आएगा तो आप लोगों के पसीने छुड़ा सकता है। तो इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में भी रखा हुआ है ताकि हिंदी में या फिर अंग्रेजी में पूछे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही बता दिया कि संपर्क जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन डी जो है वो गलत है और बाकी जितने भी ऑप्शन है वो सही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भाषा की विशेषताएं एवं प्रवृत्तियां सुमेलित नहीं हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो सुमेलित नहीं है, यहाँ पर हमें ये बताना है कि कौन सी सही नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है।
कि जो भी ऑप्शन दिए गए उसमें से भाषा की विशेषताएं एवं प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन दिया गया है भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा भाव संप्रेषण का माध्यम है, भाषा अनुकरण से नहीं सीखी जाती है। तो बस इसको अगर आप थोड़ी सी भाषा की विशेषताओं को पढ़े होंगे तो तुरंत इस प्रश्न को आप सॉल्व कर लेंगे बिना पढ़े हुए। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। सामाजिक संपत्ति है, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं उस तरीके की भाषा का प्रयोग आप करते हैं। अर्जित संपत्ति है, अपने परिवेश से उसको ग्रहण करते हैं। आप देखे होंगे आपके गांव के साइड के या फिर आसपास के लोग अगर मुंबई जाते हैं तो वहाँ की मराठी लैंग्वेज बोलना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से अगर गुड़गांव में रहते हैं, दिल्ली में जाते हैं तो पूर्वांचल का व्यक्ति लगता है कि कभी पूर्वांचल में रहा ही नहीं है, वो हरियाणा में ही पैदा हुआ है। इसी तरीके से पंजाबी, तो ये क्या है, अर्जित संपत्ति है। भाव संप्रेषण का माध्यम है, बिल्कुल सही है। भाषा क्या है, अनुकरण से सीखी जाती है, लेकिन यहाँ पर लिखा गया कि नहीं सीखी जाती है। ये क्या ऑप्शन गलत हो गया। इस तरीके से ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। उम्मीद है कि आप सभी को बिल्कुल ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आप लोगों को बोरियत महसूस नहीं हो रही होगी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाषा विकास के प्रमुख चरणों में शामिल है। जब भी हम भाषा विकास की बातचीत करते हैं तो उसमें कुछ चरणों की बात की जाती है, उसके अंगों की बात की जाती है। तो ऑप्शन दिया गया कि कौन कौन चीज़ें इसमें शामिल है, आंगिक, वाचिक, लिखित, उपयुक्त, सभी। तो बड़ा ही आसान है कह देना कि उपयुक्त सभी है, लेकिन आपको बिल्कुल इनको ध्यान में रखना है। हो सकता है कि कभी घुमा फिरा कर ये प्रश्न पूछ लिया जाए, तो आपको ध्यान में रखना कि आंगिक है, वाचिक है, लिखित है। यहाँ पर एक चीज़ और है, यांत्रिक। जैसे यांत्रिक क्या आ गया, गूगल ट्रांसलेट हम कर लेते हैं। तो कई बार आपने सुना होगा कि यूपीएससी में गूगल ट्रांसलेटेड हिंदी अनुवाद आता है, जो कि बहुत कठिन होता है। परीक्षार्थी उसको समझ ही नहीं पाते हैं कि किस हिसाब से इसका अर्थ निकाला जाए। तो भाषा क्या है, आंगिक है, वाचिक है, लिखित है, और कई बार इसको हम गूगल ट्रांसलेट इत्यादि कर लेते हैं। तो क्या है, चारों ऑप्शन इसमें सही है। अगला प्रश्न है, भाषा के विविध रूप होते हैं, उसमें शामिल नहीं है। जब भी आप भाषा विज्ञान पढ़ेंगे तो भाषा की विशेषताओं के साथ साथ, अंगों के साथ साथ उसके विविध रूपों के बारे में भी पढ़ना होता है। ऑप्शन दिया गया है व्यक्ति बोली, कूट भाषा, प्राकृतिक भाषा, राष्ट्रभाषा। तो कौन सा इसमें नहीं है, शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है, कई बच्चों ने बिल्कुल लग रहा है कि बहुत गहराई से उन्होंने भाषा विज्ञान पढ़ा है और बिल्कुल सही जवाब उनका आ रहा है स्क्रीन पे। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप लोगों का मैं नाम लेता रहूँगा तो समय निकल जाएगा और ये कार्यक्रम चिट्ठी पत्री वाला हो जाएगा। तो ये मानकर चलिए कि मैं सबका नाम ले रहा हूँ। ठीक है, 1 घंटे के लिए एकदम से आध्यात्मिक रूप से इस चैनल से जुड़े रहिए। सही जवाब इसका शामिल नहीं है, वो है प्राकृतिक भाषा। प्राकृतिक भाषा के स्थान पर कृत्रिम भाषा होना चाहिए था। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत है, और बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सब सही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की भाषाएं और वर्गीकरण के संदर्भ में सही नहीं है। बताया जाता है कि विश्व की जो भाषाएं हैं इसकी संख्या 3000 है। संसार की भाषाओं के 2 प्रकार के वर्गीकरण किए गए हैं, आकृति मूलक वर्गीकरण, सामान्य वर्गीकरण। तो इसमें सही नहीं है, वो हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो आप लोगों ने बिल्कुल, कई बच्चों ने बिल्कुल इसका सही जवाब देना शुरू कर दिया है और सही है ये सामाजिक वर्गीकरण। सामाजिक वर्गीकरण के स्थान पर क्या होना चाहिए था, पारिवारिक वर्गीकरण। भाषा विज्ञान की अगर बातचीत करें तो इसमें विश्व की भाषाओं को 2 वर्गों में बांटा गया है, आकृति मूलक वर्गीकरण किया गया है और पारिवारिक वर्गीकरण किया गया है। तो मुख्य रूप से यही आपको ध्यान में रखना है। और जब भी एमसीक्यू पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं तो इसमें कुछ ऐसे विकल्प रहते हैं जो कि फालतू टाइप के रहते हैं और कई बार उसके सही जवाब हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, वाक्य रचना। ये प्रश्न एक बार यूजीसी नेट में आ चुका है। वाक्य रचना या एवं रूप पद रचना को आधार मानकर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे कहा जाता है आकृति मूलक वर्गीकरण, पारिवारिक वर्गीकरण, व्याकरणिक वर्गीकरण। इनमें से कोई नहीं। तो आपने पढ़ा होगा तो जरूर इसका सही जवाब आपके दिमाग में आ गया होगा। आप जानते हैं कि हमारा दिमाग कई चीज़ों को लेकर अपने वो सर्च करता है और जो सही रहता है जवाब वो फट से आ जाता है, और जब वही कंफ्यूज होने लगता है तो फिर परीक्षा, अच्छी खासी परीक्षा जाती हुई भी खराब होने लगता है पेपर। और पता चला कि एक क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हुए तो फिर 8-10 क्वेश्चन उससे प्रभावित होने लगते हैं। तो वाक्य रचना एवं रूप रचना को आधार बनाकर आकृति मूलक वर्गीकरण
किया गया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आकृति मूलक वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आकृति मूलक वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन दिया गया है मैक्स मूलर ने, श्लेगल ने, हेगल ने, स्वीट ने। 4 यहाँ पर नाम दिए गए हैं। और आकृति मूलक वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है श्लेगल। श्लेगल नाम के एक प्रोफेसर थे जिन्होंने आकृति मूलक वर्गीकरण का सर्वप्रथम उन्होंने प्रयास किया था। इसको ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, बिल्कुल इसको ध्यान में रखिए, श्लेगल को आप याद करके रखिए। बाकी जो ऑप्शन थे वो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए थे। अगला प्रश्न है, पारिवारिक वर्गीकरण के आधारों में शामिल है। अभी हमने आकृति मूलक वर्गीकरणों पर चर्चा किया था, यहाँ पर हम बातचीत कर रहे हैं कि पारिवारिक वर्गीकरण के आधारों में शामिल है पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, उपरोक्त सभी। तो ये जो ऑप्शन दिया गया है आप लोगों को आंख बंद करके इसको नहीं सॉल्व करना है। उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल आंसर नहीं है और हर परीक्षा में कोशिश रहती है कि यारकर और गूगली आपको दी जाए और आप सारे लोग इस पे LBW हो चुके हैं। सही जवाब है ध्वनि। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ध्वनि को आधार बनाकर इसका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भोलानाथ तिवारी ने विश्व की भाषाओं की संख्या कितनी मानी है? भोलानाथ तिवारी, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि जब भी भाषा विज्ञान पढ़ेंगे तो भोलानाथ तिवारी की चर्चा जरूर होगी। आउट करने की कोशिश आप लोगों को नहीं है मेरी, आप लोगों को आउट करके मैं क्या करूंगा, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न आपको दिए जाने चाहिए जिसमें कि आंख बंद करके आप बिल्कुल उसका सही जवाब नहीं देने की कोशिश करिए। जहाँ भी ऊपर सभी हर जगह सही नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए, भोलानाथ तिवारी ने कितनी संख्या मानी है? ऑप्शन दिया गया 10, 11, 12, 13। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी, 13 भाषाओं को उन्होंने माना है। मतलब विश्व की भाषाओं की संख्या 13 माना। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखने में छोटा लग रहा है लेकिन बड़ा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, हिंदी के संदर्भ में सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिंदी के संदर्भ में सही है। जिस विषय के आप सभी ज्ञाता हैं उसके बारे में जानना काफ़ी जरूरी है। ऑप्शन दिया गया है कि संयोगात्मक है, वियोगात्मक है, संयोगात्मक और वियोगात्मक दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी हिंदी के बारे में आप पढ़ेंगे तो आप जानते हैं कि हिंदी की जो प्रकृति है, इसको मैंने व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते हुए भी काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश किया था कि संयोगात्मक क्या है, वियोगात्मक क्या है। और यहाँ पर आपने सही जवाब बताया आप सभी ने कि हिंदी के संदर्भ में जो ऑप्शन दिया गया वो क्या है, हिंदी वियोगात्मक है, जबकि संयोगात्मक जो भाषा है वो संस्कृत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, यूरेशिया भाषा परिवार में शामिल नहीं है। भाषा परिवारों की बहुत चर्चा की जाती है, तो यूरेशिया, जिसको कि भारोपीय परिवार भी कहा जाता है, में शामिल नहीं है। ऑप्शन दिया गया भारोपी, द्रविड़ परिवार, चीनी परिवार, बंतु परिवार। तो इसका जो सही जवाब है, यहाँ पर कई बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि जो बंतु परिवार है वो यूरेशिया के अंतर्गत नहीं है। बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, क्योंकि आप जब पुराने पेपर्स को देखेंगे UGC नेट के, तो कुछ कुछ सवाल भाषा परिवारों से संबंधित भी वर्तमान समय में आ रहे हैं। जब से ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसका महत्व बढ़ गया है। तो इसलिए प्रश्न डाला गया कि ताकि आप जब रिवीजन करें तो जरूर आपका ध्यान इसके तरफ जाए। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारोपीय परिवार को अन्य किस नाम से नहीं जाना जाता है? जब आप भाषा विज्ञान की किताबों को पढ़ेंगे तो उसमें भारोपीय परिवार को कई नामों से जानने का उल्लेख किया गया है। अब ऑप्शन दिया गया है कि किस नाम से नहीं जाना जाता है। इंडो जर्मनिक, आर्य परिवार, भारत हित्ती परिवार, द्रविड़ परिवार। तो इसका सही जवाब आप लोगों ने दे दिया कि ऑप्शन डी जो है वो भारोपीय परिवार का नाम नहीं है। बाकी जितने भी नाम हैं वो भारोपीय परिवार के नाम हैं। जैसे आप लोगों के भी कई नाम होंगे, घर का नाम कुछ होगा, स्कूल का नाम कुछ होगा, दोस्तों के बीच का नाम कुछ होगा, और जब आप टीचर बन जाएंगे तो छात्रों द्वारा आपका नाम कुछ रख दिया जाएगा। आमतौर पर आप भी छात्र हैं और हम भी अपने ज़माने में थे,
तो छात्रों का भी नामकरण होता है, द्वारा नामकरण किया जाता है टीचर्स का। ठीक है, तो वैसे ही भारोपी परिवार का भी अलग अलग नामकरण किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भारोपी परिवार की 10 शाखाएं हैं जिनके विभाजन का आधार है। भारोपी परिवार की 10 शाखाएं हैं जिनके विभाजन का आधार क्या है। ऑप्शन दिया गया है भाषा, लिपि, ध्वनि, वाक्य। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, ध्वनि। अगर भारोपी परिवारों के विभाजन के आधार पर बात करें तो ध्वनि को आधार बनाया गया है। ऑप्शन ए इसका सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आप जब भाषा विज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें शतम और केतुम 2 वर्गों की बातचीत की जाती है और इनसे कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि श्रतम के अंतर्गत शामिल नहीं है भारत ईरानी, बाल्टो स्लाविक, जर्मानिक, ट्यूटानिक, अल्बानी, इरिलियन। तो इसके अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी इसका सही जवाब है कि वो इसके अंतर्गत नहीं शामिल है, जर्मानिक। अगला प्रश्न है, ग्रियर्सन ने भारत ईरानी के 3 उपवर्ग उन्होंने किए हैं, उसमें शामिल नहीं है। ग्रियर्सन ने 3 उपवर्ग किए हैं और उसमें शामिल नहीं है ईरानी, दरद, भारतीय आर्य भाषा, द्रविड़ भाषा। तो इसका जो सही जवाब है कि द्रविड़ भाषा इसमें नहीं शामिल है। बाकी तीनों जो भाषाएं हैं वो भारत ईरानी यानी कि आर्य भाषा के अंतर्गत ग्रियर्सन, वही जॉर्ज ग्रियर्सन ने जिन्होंने कि सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास में काल विभाजन करने का प्रयास किया था और परीक्षाओं में ग्रियर्सन से किसी न किसी रूप में जरूर प्रश्न आता रहता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब था ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, दरद शब्द का प्राचीन नाम क्या है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैसे दरद शब्द का मतलब होता है पर्वत। एक चीज और ध्यान में रखिए, ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो है पर्वत। तो इसका प्राचीन नाम क्या है। ऑप्शन दिया गया है पैशाची, ब्राचड़, सौरसेनी, खस। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, पैशाची का प्राचीन नाम है दरद। और जितने भी पहाड़ी इलाके हैं, खासतौर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उस इलाके में जो भी भाषाएं बोली जाती हैं, बोलियां बोली जाती हैं, वो सब पैशाची से जुड़ी हुई हैं। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, भारतीय आर्य भाषा समूह को कितने कालक्रमों में बांटा गया है। यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि भारतीय आर्य भाषा को कितने कालक्रमों में बांटा गया है। तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा। ऑप्शन दिया गया है 2, 3, 4, 5। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 कालक्रमों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में शामिल है। जब भी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की चर्चा की जाती है तो आपके दिमाग में जरूर इसके समय को आ जाना चाहिए। इसके बाद कौन कौन सी इसमें भाषाएं शामिल रही हैं उनका भी आना चाहिए। ऑप्शन दिया गया वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, प्राचीन आर्य भाषा की जब चर्चा की जाती है तो दोनों भाषाएं इसमें शामिल हैं। वैदिक संस्कृत भी, जिसको कई बार छांदस भी कहा जाता है, और जो भी वेदों की जो भाषा है वो वैदिक संस्कृत के अंतर्गत आती है। लौकिक संस्कृत में कालिदास और रामायण जो लिखा गया है उसके अंतर्गत है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन आर्य भाषा में शामिल नहीं है। तो प्राचीन की चर्चा हो गई, मध्यकालीन की बात यहाँ पर हो रही है कि कौन सी शामिल नहीं है। ऑप्शन दिया गया है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फारसी। तो जैसे ही आप लोगों ने देखा प्रश्न को, आपके दिमाग में तुरंत आया कि इसका 100% सही जवाब है फारसी। फारसी नहीं शामिल है, बाकी जितने भी तीनों जो भाषाएं हैं ऊपर की वो सब मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर सुमेलित नहीं है, हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया है
पाली प्रथम प्राकृत जिसका समय 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी के बीच, प्राकृत द्वितीय प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, अपभ्रंश तृतीय प्राकृत 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा पाली प्राकृत अपभ्रंश। तो सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है। तो क्वेश्चंस के पैटर्न के आधार पर आपने देखा कि इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। और बाकी आपको ध्यान में रखना है कि प्रथम प्राकृत कहा जाता है पाली को, द्वितीय प्राकृत को ही कहा जाता है, तृतीय प्राकृत अपभ्रंश को कहा जाता है। कई बार ये भी प्रश्न के रूप में आ जाते हैं परीक्षाओं में, तो ध्यान में रखना है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इसका जो भी लेवल है उसको थोड़ा सा लो करना है, तो अगर आप पढ़े रहेंगे तो ये प्रश्न पेपर आपको काफ़ी इजी लगेगा। ठीक है, कुछ प्रश्नों को छोड़कर, तो जाहिर सी बात है किसी भी परीक्षा में आप जाएंगे तो 2-4 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 100% सही करके आएंगे, नहीं तो फिर परीक्षा का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, तो लेवल एकदम से ईजी है, आपको जानकारी भी देना है, खाना पूर्ति यहाँ पर नहीं की जाती है, नहीं तो आपको बहुत ही लो लेवल के बहुत सारे चैनल्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भुलवाने का बिल्कुल मैं प्रयास नहीं करता हूँ। बार बार मैं कहता हूँ कि सीरियस अभ्यर्थी के रूप में था भी, और मैं परीक्षार्थियों और छात्रों के समय की कीमत को बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो एक बार इस वीडियो लेक्चर को आप देख लेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि लेवल दोनों तरीके का अच्छा है। लेवल बढ़ाना है, लेवल अब इससे ज़्यादा क्या बढ़ा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है। धीरेन्द्र वर्मा ये भी भाषा विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी इन्होंने काम किया है। ध्वनियों की संख्या, वैदिक ध्वनियों की संख्या इन्होंने कितनी मानी है ये हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया 50, 51, 52, 53। तो इसका जो सही जवाब है कि 52 ध्वनियाँ इन्होंने स्वीकार किया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है। उदय नारायण तिवारी की एक पुस्तक का नाम भी आता है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और लगातार अभी हाल ही में मैं पेपर देने गया था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो रंगने में ऐसे प्रश्नों को ध्यान में रखना चाहिए। उदय नारायण तिवारी ने भी 52 ध्वनियों को स्वीकार किया है, यानी कि धीरेन्द्र वर्मा और उदय नारायण तिवारी दोनों ने 52 वर्णों वैदिक ध्वनियों को माना है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, अगर मान लीजिए पेपर में आ जाएगा तो 100% आप सही कर लेंगे। अगला है कि हरदेव बहारी ने वैदिक स्वरों की संख्या मानी है। यहाँ पर वैदिक ध्वनियों की चर्चा नहीं की जा रही है, बल्कि स्वरों की चर्चा की जा रही है। तो कितना माना है हरदेव बहारी ने। हरदेव बहारी की भी बुक है हिंदी भाषा से संबंधित और व्याकरण से संबंधित, आप लोगों के पास होगी भी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन 32 का जो सही जवाब है कि 14 ध्वनियों को उन्होंने माना है। ऑप्शन सी इसका 32 ऑप्शन सी इसका सही जवाब है कि उन्होंने 14 ध्वनियों को माना है। कुछ बच्चे 13 लिख रहे हैं जो कि खुद कंफ्यूज कर दे रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि 14 है। चलिए अगला प्रश्न है, उच्चारण स्थान नहीं है। आप ऑप्शन देख रहे होंगे कि उच्चारण स्थान नहीं है। तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, नेत्र। तो आपने उच्चारण स्थानों के बारे में पढ़ा होगा। 4-5 उच्चारण स्थान काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है आप लोगों ने बताया कि डी ऑप्शन जो है वो उच्चारण स्थान में नहीं है, लेकिन बिहारी ने लिखा है कहत, नटत, रिझत, खीझत। तो उसमें न बोलते हुए भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण से आप देखिए कि जो नेत्र है वो उच्चारण स्थान के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य सब उच्चारण स्थान के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके का भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि अघोष नहीं है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सघोष, अघोष के बारे में आपने पढ़ा भी होगा कि अघोष क्या होता है, सघोष क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है क, छ, ट, ग। तो इस अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण पर हमने एक वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते हुए, और कई बार बताने की कोशिश की है कि कौन सा वर्ण कौन क्या रहता है। तो वहाँ पर अघोष है, फिर सघोष क्या है,
महाप्राण अल्प प्राण क्या है, तो उस वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ पर मैं रिपीट करूँगा तो फिर और टाइम हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर है अघोष नहीं है। कई बच्चों ने बिल्कुल बातों ही बातों में इसका सही जवाब दिया कि ऑप्शन डी इसका है। यानी कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो यहाँ पर अघोष है, और सघोष इसका मतलब हो गया कि तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण है वो होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको क्लियर करके रखिए। अगला प्रश्न है कि घोष नहीं है, यानी कि घोष का मतलब सघोष, सघोष नहीं है। ऑप्शन दिया गया है ज, घ, द, प, तो इसमें सघोष नहीं है, तो ऑप्शन इसमें डी आंसर सही है। प जो है वो सघोष के अंतर्गत नहीं है, बल्कि क्या है, अघोष है। तो इनको आप परीक्षा के एक दिन पहले जरूर सघोष, अघोष, महाप्राण, अल्पप्राण को ध्यान में रख के जाइए, और बाकी चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी। आगे मैंने क्वेश्चन बनाया भी है कि सुमेलित नहीं है। अघोष पहला व दूसरा वर्ण, घोष तीसरा व चौथा वर्ण, अल्पप्राण पहला, तीसरा व पांचवा वर्ण, महाप्राण तीसरा व चौथा वर्ण। तो इसमें सुमेलित नहीं है। जिन बच्चों ने मेरी पुरानी वीडियोज देखा होगा तो फार्मूला भी मैंने उसमें बताया था, आपने याद भी किया होगा और बाकी किताबों में भी पढ़ा होगा और अपने से भी पढ़ा होगा, तो भी आपके लिए याद होगा। ठीक है, तो इसमें सुमेलित नहीं है। ऑप्शन जो डी है वो क्या है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, और बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सुमेलित हैं। महाप्राण जो होता है वो दूसरा और चौथा वर्ण होता है। ठीक है, 24 इसको आप ध्यान में रखिए। बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सब सही हैं। अगला प्रश्न है अर्धस्वर और अंतस्थ नहीं है। अर्धस्वर और अंतस्थ नहीं है, यह र व न ऑप्शन में दिया गया है। तो जब आप अर्धस्वर और अंतस्थ के बारे में पढ़े होंगे तुरंत इसका सही जवाब बताएंगे। ऑप्शन सी, न जो है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है उष्म नहीं है। उष्म नहीं है, ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, लेकिन जब भी ये परीक्षाओं में आते हैं तो एक बार परीक्षार्थियों को सचेत करने की कोशिश ज़रूर करते हैं, और जब क्लियर रहता है तो इसका आप जल्दी से आंसर दे देंगे। जब क्लियर नहीं रहेगा तो फिर वही आगे पीछे देखने की कोशिश करेंगे। उष्म नहीं है, स, श, स, य, ऑप्शन जो डी है ये उष्म के अंतर्गत नहीं है, और बाकी सब उष्म के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है अनुस्वार है। अनुस्वार ऑप्शन के आधार पर पूछा जा रहा है कि अल्प प्राण और घोष है, महाप्राण अघोष है, अल्प प्राण अघोष है, महाप्राण घोष है। तो ऑप्शन बस घुमा फिरा कर दिया गया है, आपको सही बताना है कि अनुस्वार आखिरकार है क्या। तो इसका जो सही जवाब है कि अनुस्वार अल्प प्राण है और घोष है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ए। ठीक है, अगला प्रश्न है सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, कंठ क ख ग घ, तालव्य त थ द ध, ओष्ठ प फ ब भ, मूर्धन्य ट ठ ड ढ। तो इसमें से सुमेलित नहीं है, मतलब कि एक तरफ उच्चारण स्थान दिया गया है, दूसरे तरफ उनसे जुड़े हुए वर्णों का नाम दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या है, सुमेलित नहीं है। बाकी जितने भी ऑप्शन है वो सुमेलित हैं। तो तालव्य न होकर यहाँ पर दंत्य होना चाहिए था। तो जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से बनेंगे, आपके द्वारा पढ़ी गई किताबों से ही बनेंगे। जब आपकी अच्छी तैयारी रहेगी तो वो पेपर आपको इजी लगेगा, जब अच्छी तैयारी नहीं रहेगी तो वही पेपर आपको काफ़ी कठिन लगेगा।